स्वागत है जियोपोल आईएएस में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोगों ने लक्ष्मीकांत सर की किताब पूरी पढ़ने का जो है लक्ष्य बनाया है। इस क्लास में आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जाएंगे एक एक करके डिटेल में, और साथ ही साथ लक्ष्मीकांत सर की बुक में जो चीज़ें नहीं इंक्लूड की गई हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट के रूप में हो चाहे वो फैक्ट के रूप में हो, वो भी इंक्लूड करने की कोशिश की जाएगी। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में है। फंडामेंटल राइट्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, राइट्स इंसान के पास क्यों होने चाहिए और ये कैसे कैसे इसका विकास हुआ, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब आज की क्लास में हम लोग इस प्रश्न का उत्तर खोजेंगे कि फंडामेंटल राइट्स में या मूल अधिकार में ये मूल शब्द क्यों लगाया गया है। क्या इन मूल अधिकारों के अलावा कुछ और भी अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिए गए हैं, और अगर दिए गए हैं तो इन अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स क्यों कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। और ये सारी जो डिबेट है वो रिलेटेड है आर्टिकल 13 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 13 का क्या इंपॉर्टेंस है, इस आर्टिकल द्वारा कैसे जो है डिसाइड होता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हमारे रहेंगे कौन से नहीं, हमारी जो पार्लियामेंट है उसके क्या अधिकार हैं फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि आर्टिकल 13 या अनुच्छेद 13 में लिखा क्या हुआ है। देखिए, मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाली विधि, यानी आर्टिकल 13 में यह बताया गया है कि जो भी विधि या लॉ लागू है देश में, अगर वो मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है तो क्या परिणाम होगा इसका। आर्टिकल 13 का उद्देश्य मूल अधिकारों को संविधान पूर्व तथा संविधान लागू होने के बाद बने कानूनों पर वरीयता देना है। यानी कि आर्टिकल 13 में यह चीज क्लियर कर दी गई है कि कोई भी कानून, चाहे वो संविधान के पहले से लागू हो या संविधान के लागू होने के बाद बनाया जाए, अगर वो हमारे मूल अधिकारों के खिलाफ होगा तो वो लागू नहीं होगा। और वो किया कैसे गया है, सबसे पहले आर्टिकल 13(1) इसमें लिखा है, इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले भारत में प्रवृत्त सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं। कहने का मतलब है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ हमारा 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जितने भी कानून भारत के परिक्षेत्र में इंडियन टेरिटरी में लागू थे, वो सारे ही कानून अगर पार्ट 3 में जितने भी राइट्स दिए हैं उनसे विरोध में है तो वो असंगत होंगे तो वो लागू नहीं किए जाएंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे। साथ ही साथ यदि वह जिस तक वे इस भाग के उपबंधों से असंगत हैं, इसका मतलब कि अगर कानून का कुछ पार्ट असंगत है, नहीं मेल कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा है या खत्म कर रहा है, तो जो पार्ट विरोध में है वही पार्ट कैंसिल होगा, पूरा कानून कैंसिल नहीं होगा। इस चीज को हम लोग अभी आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे। आर्टिकल 13(2) कहता है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यानी कि जितना पार्ट उल्लंघन करेगा वो पार्ट जो है कैंसिल हो जाएगा, वो लागू नहीं होगा। ये लिखा हुआ है आर्टिकल 13(2) में। ये है 13(2) लागू होगा संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून हमारी पार्लियामेंट बनाए या स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, किसी भी तरह का कोई कानून बाद में बनता है तो उस पर आर्टिकल 13(2) लागू होगा। आर्टिकल 13(3) कहता है, विधि में कोई भी अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, प्रथा या कानून का बल रखने वाला आदेश शामिल है। कहने का मतलब है कि आर्टिकल 13 में 3 चीजें दी हुई हैं। इसको कैसे समझेंगे। आर्टिकल 13(1) संविधान के पूर्व लागू कानूनों से संबंधित है। 13(2) संविधान के लागू होने के बाद के कानूनों। तो आर्टिकल 31 में यह है कि संविधान जब लागू हुआ उसके पहले के जो भी कानून भारत में चल रहे हैं, अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे। संविधान लागू होने के बाद कोई भी कानून बनता है, चाहे वो पार्लियामेंट बनाए चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर बनाए, कोई भी नियम, कोई भी
उपविधि, कोई भी अध्यादेश कुछ भी लागू हो, अगर वो आप भाग 3 या फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट होगा तो जितने भाग में अगेंस्ट होगा उतने भाग में वो कैंसिल हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? तो आर्टिकल 13 यही कहता है। इसके बाद एक चीज और ध्यान में रखनी है, जैसा कि मौलिक शब्द से ध्वनित होता है, कुछ संविधानों के तहत मौलिक अधिकार संवैधानिक संशोधनों से प्रतिरक्षित है, लेकिन इस सिद्धांत को हमारे संविधान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। हमारे संविधान में आधिकारिक लक्षणों को छोड़कर संविधान के सभी हिस्सों को मौलिक अधिकारों सहित अनुच्छेद 368 के तहत पारित संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इस प्रस्तावना के पीछे एक इतिहास है। स्वतंत्रता के शुरुआती दिनों में उच्चतम न्यायालय ने संसद में संविधान संशोधन की संपूर्ण शक्ति निहित मानी थी, जो शंकरी प्रसाद केस 1951 तथा सज्जन कुमार केस 1965 में देखने को मिला। यानी कि कुछ न कुछ चेंज हुआ है हमारी सुप्रीम कोर्ट की सोच में। जैसे लिखा गया मूल अधिकार, तो ऐसा तो नहीं है कि केवल जो पार्ट 3 में अधिकार दिए गए हैं हमारा संविधान वही सारे अधिकार देता है आम जनता को। मूल अधिकार दिए हुए हैं भाग 3 में, लेकिन अन्य भागों में भी बहुत से अधिकार हैं। जैसे मतदान का अधिकार, अभी के समय में संपत्ति का अधिकार, अब सोच कर देखिए, कुछ अधिकार ऐसे हैं जो पार्ट 3 में दिए गए हैं, मूल अधिकार जिनको कहा गया है। इन मूल अधिकारों के अलावा हमारा संविधान और भी कुछ अधिकार देता है, जैसे मतदान करने का अधिकार देता है, संपत्ति का अधिकार देता है। ये मूल अधिकार नहीं है, लेकिन ये भी संवैधानिक अधिकार है। तो दोनों में क्या अंतर है, इसको लेकर भी एक चीज क्लियर होनी चाहिए। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि संविधान के पहले के जो भी कानून हो, अगर वो मूल अधिकारों के खिलाफ हैं, उनको कम करते हैं या खत्म करते हैं, तो विरोध की मात्रा तक वो शून्य होंगे। संविधान के लागू होने के बाद कोई भी कानून बनाया जाए, वो अगर जो है पार्ट 3 में दिए गए अधिकारों के विरुद्ध है तो वो फिर कैंसिल हो जाएगा। अब इसी बीच में एक नया मुद्दा समझ में आया सबके, कि अगर विधि की बात हो रही है, कोई भी विधि कोई भी कानून, कोई भी एक्ट, तीनों ही चीजें हैं, यदि भाग 3 में संशोधन करता है तो वो शून्य होगा। तो मुद्दा इसी से क्रिएट हुआ। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 ये कहता है कि संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कोई भी संशोधन हो सकता है। संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में कोई भी संशोधन हो सकता है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। और ये संशोधन करने का अधिकार किसको है? हमारी संसद को है। और आर्टिकल 13(2) में लिखा हुआ है कि जो भी एक्ट या कानून या अधिनियम भाग 3 में संशोधन करेगा वो जो है माना ही नहीं जाएगा। अब इसको लेकर एक विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। तो दो घटनाएं हैं, एक सज्जन कुमार का केस, देखिए इसमें आपको दिखाई भी देगा शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार का केस 1965 में आया। शंकरी प्रसाद का केस
1951 का है। मुद्दा क्या था? मुद्दा कुल लेके देके ये था कि हमारा जो संविधान था वो बनाया गया था आम सहमति थे। जब आम सहमति से आप कोई भी कानून बनाते हैं या संविधान बनाते हैं तो इसमें अच्छाई ये होती है कि हर एक तरह की, अगर विविध तरह की विचारधाराएं हैं तो सबको शामिल करने की कोशिश की जाती है, सबकी सहमति से कोई चीज बनाई जाती है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह होती है कि सबकी सहमति लेते हुए आपस में विरोधी स्थितियां भी उसमें शामिल हो जाती हैं। जैसे हमारे संविधान में, जब ओरिजिनल संविधान की बात करेंगे, जो 1950 में 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उसमें 2 आर्टिकल थे। एक आर्टिकल था 19(1)(g), क्लियर है? दूसरा आर्टिकल था 39(b) और 39(c). ये था फंडामेंटल राइट्स में और ये था डीपीएसपी में। ये इस बात की गारंटी देता है, इसमें लिखा हुआ था संपत्ति का अधिकार। ये डीपीएसपी था, इसमें कहा गया था कि राज्य अपनी नीतियां इस तरह से बनाएगा जिससे संपत्ति का संकेंद्रण न हो तथा आय का समान वितरण हो। अब इन दोनों चीजों को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, पहचानने की कोशिश करिए कि दोनों चीजें क्या कह रही हैं। इसमें हर एक इंडिविजुअल को व्यक्तिगत रूप से मूल अधिकार दिया गया कि जिसके पास जो संपत्ति है उसको वो बनाए रखेगा, उससे उस संपत्ति उसकी कोई नहीं छीनेगा और नई संपत्ति का अर्जन वो कर सकेगा, यानी संपत्ति का अधिकार दिया गया। दूसरी तरफ सरकार को ये कहा गया कि वो अपनी पॉलिसी ऐसे बनाएंगे जिससे संपत्ति का संकेंद्रण न हो, आय का समान वितरण हो। अब 1950 के भारत में जाइए, आय का सबसे बड़ा स्रोत भारत के लोगों के लिए था फार्मलैंड, जमीन। जिसके पास जितनी ज्यादा जमीन वो उतना ही बड़ा आदमी, उसकी उतनी ज्यादा आय, जिसकी ज्यादा आय उसी के पास ज्यादा संपत्ति। औद्योगिक क्रांति तो हुई नहीं थी, हम अभी भी डिपेंडेंट थे। आज के समय में भी आधे के आसपास 45% जनसंख्या खेती पर है, उस समय 80% से ऊपर जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर थी। तो आय का स्रोत भूमि थी और भूमि पर जिसका अधिकार था वही सबसे बलवान था, वही सबसे शक्तिशाली था। सरकार को आय का वितरण समान करना था, संपत्ति का संकेंद्रण रोकना था। तो इसके लिए सरकार को क्या करना था? जिसके पास अधिक भूमि है, उससे लेना होगा और इस अतिरिक्त भूमि का वितरण करना होगा, क्योंकि भूमि चंद्रमा से तो आएगी नहीं, जो जमीन है उसी में करना पड़ेगा। और जैसे ही सरकार अपने 39(b) और C की नीतियों को लागू करने के लिए सीलिंग का कानून बनाती थी और जो है इसको लागू करती थी, वैसे ही कोई न कोई व्यक्ति जो है पहुंच जाता था कहां? संपत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए। शंकरी प्रसाद का केस हो चाहे सज्जन कुमार का केस हो, इन दोनों ही केस में इसी चीज पे सारी डिबेट थी। अब इस समस्या को दूर करने के लिए एक शॉर्टकट अपनाया गया। नेहरू जी ने पहला संविधान संशोधन किया और पहले संविधान संशोधन में ही 9th शेड्यूल की व्यवस्था की, 9वीं अनुसूची। और यह संविधान में लिख दिया कि जो कानून 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाएगा उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा, यानी अगर वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ भी है तब भी वो कानून लागू रहेगा। इसी के आधार पर जो है हमारे यहाँ जमींदारी उन्मूलन किया गया और सीलिंग का सारे कानून इसी
एक्ट में, इसी अनुसूची में डाल दिए गए। तो ये एक शॉर्टकट निकाला गया। और साथ ही साथ चूंकि उस समय सरकार का प्रचंड बहुमत था और सरकार या संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच संबंध अच्छे थे, तो 1965 में जो सज्जन कुमार का केस था, यहां तक हमारा सुप्रीम कोर्ट क्या मान के चल रहा था? हमारे सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में कोई भी संशोधन कर सकती है। यानी कि इस एक्ट में यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 368 के तहत पारित संविधान संशोधन कानून अनुच्छेद 13(2) के तहत, अनुच्छेद 13(2) के तहत नहीं आता। 13(2) में केवल साधारण कानून आते हैं। क्लियर हो रही है बात? आ जाइए पीछे, आर्टिकल 13 का जो है वो पार्ट पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है उसमें। राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनता है या कम करता है, और इस खंड के उल्लंघन में बनाए गए कोई भी कानून उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। यानी मुद्दा यही है, ऐसा कोई भी कानून 65 तक हमारा सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा है कि जो आर्टिकल 368 के तहत एक्ट बनाया गया, पास किया गया, जो कानून बनाया गया, वो आर्टिकल 13(2) के तहत नहीं आएगा। यानी कि हमारी संसद हमारे मूल अधिकारों में कोई भी संशोधन कर सकती है। क्लियर है इतनी बात? अब इसके बाद क्या हुआ, एक केस आया। इस केस का नाम है गोलकनाथ। 1967। अब थोड़ा राजनीतिक हालात भी हमको पता होना चाहिए। 64 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उनकी भी रहस्यमय परिस्थिति में मृत्यु हो गई, और इसके बाद सत्ता की उठापटक में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी। तो इंदिरा गांधी 67 में बहुत प्रचंड बहुमत से नहीं थी। कांग्रेस के अंदर भी उनका विरोध था और कांग्रेस पार्टी 2 भागों में टूट भी गई थी। तो बहुत ही कम बहुमत के साथ किसी तरह से उनकी सरकार चल रही थी। इन्हीं सब उठापटक के समय में गोलकनाथ का केस 1967 में गया। अब 1967 में जब ये केस गया तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल उल्टा डिसीजन दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि संसद मूल अधिकारों में कोई संशोधन नहीं कर सकती। या कोई संशोधन नहीं कर सकती, यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी। सुप्रीम कोर्ट ने संसद की मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्तियों पर रोक लगा दी और कहा कि मूल अधिकारों के आगे जो ये मूल शब्द लगा हुआ है, ये ही स्पष्ट करने के लिए काफी है कि इनमें संशोधन नहीं हो सकता। नहीं तो संविधान में तो बहुत सारे और भी अधिकार दिए गए हैं, उनको संशोधन करके संसद बदल सकती है, लेकिन मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये अधिकार अलग से दिए ही इसलिए गए कि इसमें संशोधन पॉसिबल नहीं है। अब मामला क्या है
मामला यह है कि आपस में टकराव बढ़ गया, और टकराव बढ़ने का क्या परिणाम हुआ देखिए। अनुच्छेद 368 में किए गए संविधान संशोधन, इसका अर्थ हुआ संसद मूल अधिकारों संविधान सभी भागों में संशोधन कर सकती है, लेकिन गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, यह शक्ति केवल संविधान सभा के पास होगी। यानी अपने ही पहले के डिसीजन से चेंज हो गए वो, और इसका परिणाम क्या हुआ। गोलकनाथ के केस में अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन कानून को भी अनुच्छेद 13 के तहत विधि माना गया। अतः अगर कोई संशोधन मूल अधिकारों में संशोधन करता है, उनको कम करता है, तो वो शून्य होगा। प्रॉब्लम इंदिरा गांधी के साथ क्या थी कि इंदिरा गांधी उस समय बड़े सुधार करना चाहती थी। हम लोग सामान्यतः इस बात को मानते हैं कि मूल अधिकार जो है आम लोगों के अधिकार होते हैं, इससे आम लोगों का भला होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। राजनीति में चीजें बदलती रहती हैं। कई बार हमारे जो मूल अधिकार है वो हमारे ही खिलाफ, यानी बहुसंख्यक जनता के खिलाफ ही खड़े हो जाते हैं। ये आपको अभी दिखाई देगा। किस बात पे विरोध था। इंदिरा गांधी ने कोशिश क्या की, सबसे पहले उन्होंने बैंक राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की। और बैंक राष्ट्रीयकरण वो क्यों करना चाहती थी। इंदिरा गांधी इसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी क्योंकि उनको पता था कि बैंक में पैसा किसका है, पैसा आम लोगों का है। बैंक में आम लोगों का पैसा है, तो ये आम लोगों की भलाई के लिए, आम लोगों की भलाई के लिए खर्च होना चाहिए। भारत उस समय योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पथ पे चल रहा था। इंदिरा गांधी ने कहा कि जो भी संसाधन एकत्रित हो रहे हैं बैंकों के पास, वो सरकार के हिसाब से खर्च होना चाहिए, आम लोगों के हितों में होना चाहिए। केवल बैंकों के ऊपर कुछ बड़े बड़े जो है, जो कारपोरेट घराने हैं, उनका कब्जा होगा। वो अपने हिसाब से ही जो है लोगों को लेंड करेंगे, अपने ही लोगों को केवल लोन देंगे, तो इससे भारत का विकास नहीं होगा। भारत के सभी संसाधनों का प्रयोग भारत के लोगों के हित में होना चाहिए, इसलिए बैंक राष्ट्रीयकरण जरूरी है। लेकिन हुआ क्या, आरसी कूपर महोदय थे एक, आरसी कूपर महोदय। आरसी कूपर महोदय, बड़े कई सारे बैंकों में इनका अच्छा स्टेक था, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। इन्होंने कहा कि बैंक तो हमारा बिजनेस है, हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी हमसे छीनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरसी कूपर जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बैंक जो है आपकी प्रॉपर्टी है, सरकार इसको आपसे छीन नहीं सकती है। दूसरा केस क्या था, दूसरा केस था प्रीवी पर्स। जब रियासतों को 1947 में आजादी के बाद भारत में शामिल किया जा रहा था, तो हर एक रियासत के साइज के हिसाब से भारत सरकार ने वादा किया था रियासत के प्रमुखों से कि आपको एक निश्चित रकम जो है हर साल दी जाएगी, जो करोड़ों में होती थी। इंदिरा गांधी ने कहा कि हम कुछ लोग राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स क्यों दें, जिस देश में लोगों के लिए खाने को पैसा नहीं, हम कुछ लोगों के यासी के लिए करोड़ों रुपया हर महीने साल देते रहे, हम प्रीवी पर्स खत्म करेंगे। इसके खिलाफ माधवराव सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी माधवराव सिंधिया का पक्ष लिया और प्रीवी पर्स को खत्म करने से रोक दिया। आखिर आप ये बताइए कि इंदिरा गांधी क्या अपने लिए जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी? क्या प्रीवी पर्स वो अपने लिए खर्च करना चाहती थी? वो ये चाहती थी कि भारत के लोगों की जो बचत है, गाढ़ी कमाई है, उनके टैक्स का जो पैसा है वो भारत के लोगों के हित में हो। यानी यहां पर समय की धारा के खिलाफ हमारा सुप्रीम कोर्ट चल रहा था। जब संशोधन की शक्ति दी जा रही थी, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नेहरू जी ने कहा था कि किसी संविधान को इतना रिजिड नहीं होना चाहिए कि आने वाले समय की जरूरतों को न समझ। इसीलिए परिवर्तन की जरूरत कभी भी पड़ सकती है, और यही परिणाम था। इसी के कारण यह विवाद इतना बढ़ता गया कि इंदिरा गांधी ने पूरी तरह से अपने
संसद की शक्तियों को क्लियर करने के लिए इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का अध्ययन करने के लिए संविधान में व्यापक संशोधन किए, 24वां, 25वां, 26वां, 29वां संशोधन। क्योंकि आरसी कूपर और माधवराव सिंधिया के केस में सरकार के खिलाफ डिसीजन आया था और अल्टीमेटली कुल ले दे के जो सरकार के प्रयास थे सुधार के, उनके ऊपर इसका फर्क पड़ रहा था। तो सरकार के पास कोई और रास्ता नहीं था, प्रीवी पर्स खत्म करना ही था, बैंक राष्ट्रीयकरण जरूरी था देश के विकास के लिए, इसलिए ताबड़तोड़ संशोधन किए गए। और इन संशोधनों को चुनौती मिली केशवानंद भारती के केस में 1973 में। इन सभी संशोधनों को केशवानंद भारती केस 1973 में चुनौती दी गई, जबकि मुख्यतः केशवानंद भारती केस केरल सरकार के 2 भूमि सुधार कानूनों को चुनौती देने के लिए दायर किया गया था। इस केस में महत्वपूर्ण प्रश्न उठा, 2 प्रश्न उठे। क्या संसद के पास संविधान संशोधन की असीमित शक्ति है? यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 368 में जो शक्ति दी गई है, क्या इसके ऊपर कोई लिमिटेशन है, या जो चाहे वो संशोधन करने के लिए हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट पर, हमारी संसद के पास अधिकार है। इसका डिसीजन 7-6 के बहुमत से कोर्ट ने दिया और कहा कि संसद संविधान के किसी भाग में मूल अधिकारों सहित कोई भी संशोधन कर सकती, परंतु संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। हालांकि कोर्ट ने मूल ढांचे को परिभाषित नहीं किया, केवल कुछ सिद्धांत बताए, संघवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, विधि का शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका, संसदीय सरकार, कल्याणकारी राज्य इत्यादि, परंतु यह अपूर्ण सूची मानी और इसकी संख्या निश्चित नहीं की। अब सोचिए, किसी के बाद क्या कंडीशन हो गई? केशवानंद भारती। डिसीजन आया था 24 अप्रैल 1973 को। अब इस डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन को फिर से बदल दिया और कहा संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, परंतु संसद की संशोधन करने की शक्ति असीमित नहीं है। यानी कि असीमित संशोधन करने की शक्ति नहीं, इसके ऊपर बंधन क्या है? मूल ढांचा। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का एक बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचा है, उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। यानी कि अल्टीमेटली इस बात पे सहमति बनी कि भारत में संसदीय सर्वोच्चता का वह रूप लागू नहीं है जो यूके में है। हमारे यहां संविधान ही सर्वोच्च है। इस संविधान में संसद संशोधन कर सकती है, परंतु मूल ढांचा सुरक्षित रहना चाहिए। यानी कि किसी समय जो बहुमत में कुछ लोग, व्यक्तियों का समूह है, जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जिनका संसद में बहुमत है, वो हमारी पूरी व्यवस्था को आमूलचूल परिवर्तित नहीं कर सकती है। हमारे संविधान की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। पंथ निरपेक्षता, संसदीय शासन स्वरूप, हमारा जो है संघीय व्यवस्था, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। बाकी जो छोटे मोटे चेंज हैं वो कर सकते हैं। और
केशवानंद भारती केस का कुल लब्बे-लुआब ये था कि किसी भी स्थिति में हमारे संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। यानी जो शासन पद्धति हमारे संविधान निर्माताओं ने बनाई है उसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं किया जा सकता है। समय के साथ जो जरूरी परिवर्तन होगा वो किए जाएंगे, लेकिन कौन सी चीज हमारे बेसिक स्ट्रक्चर में, कौन सी चीज नहीं, ये कोर्ट आने वाले समय में अलग अलग समय में बताता रहेगा। यानी कि कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन एकाएक नहीं किया जा सकता है कि हमारी पूरे राजनीतिक सिस्टम को तहस नहस किया जा सके। और केशवानंद भारती केस का यही सबसे बड़ा मतलब देन है कि हम अपने पूरे इस पॉलिटिकल सिस्टम को बनाए रख पाए हैं। क्यों? क्योंकि चेक एंड बैलेंस अगर रखना है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो चेक है वो संसद के ऊपर लगा हुआ है। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को रोकता है तो संसद उस चीज में संविधान में संशोधन करके उसको लागू कर सकती है। लेकिन अगर कोई ड्रेस्टिक चेंज होगा, अगर कोई बहुत ऐसा आमूलचूल परिवर्तन करने की कोशिश संसद करेगी जिससे पूरी शासन व्यवस्था में ही परिवर्तन हो जाए, तो वो ऐसा करने से हमारी संसद जो है, हमारा सुप्रीम कोर्ट संसद को रोक भी सकता है। तो एक नए तरह का संतुलन इसमें पूरा बनाया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 13 की अलग अलग जो मुद्दे हैं, इनकी व्याख्या के लिए 3 डॉक्ट्रिन भी हमको जाननी चाहिए, सिद्धांत जानने चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट ने विकसित किए, उसको देखते हैं। पहला है ग्रहण का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। इसे तब लागू किया जाता है जब कोई कानून या कार्य मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। ऐसे मामले में मौलिक अधिकार कानून अधिनियम पर हावी हो जाता है और इसे अप्रवर्तनीय बना देता है, लेकिन शून्य नहीं बनाता है। यदि मौलिक अधिकारों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए जाएं तो ये फिर से लागू हो जाते हैं। संवैधानिक प्रावधान। ग्रहण का सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) में निहित है। ग्रहण का सिद्धांत संविधान लागू होने के बाद के कानूनों पर लागू नहीं होता। बीकाजी कामा प्लेस और एमपी राज्य का मामला 1955 का, इससे आच्छादन सिद्धांत को लागू किया गया। क्या है ये ग्रहण का सिद्धांत? ग्रहण का सिद्धांत जो है इस तरह से समझिए कि जैसे जब चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है, तो दिखाई देना बंद हो जाता है चंद्रमा हमसे, लेकिन चंद्रमा का अस्तित्व तो रहता है। चंद्रमा नष्ट तो हो नहीं जाता है उस पीरियड में भी वो हमेशा बना रहता है। वही एक चीज, इसको समझने के लिए जो केस है, एक केस है सबसे प्रतिष्ठित चर्चित, बीकाजी वर्सेज एमपी राज्य 1955। इस केस में ग्रहण का सिद्धांत जो है लागू किया गया था। इसकी टाइमिंग क्या है? इस केस में लागू हुआ था। कैसे हुआ था लागू, इसको देखिए। बीकाजी कामा प्लेस वर्सेस एमपी राज्य का केस ये था कि 1947 का एक कानून था। कानून के तहत एमपी राज्य में परिवहन का राष्ट्रीयकरण हो गया था, मतलब सरकारीकरण यानी कि 1947 में कानून बनाया गया था एमपी राज्य में। वहां कहा गया था जितनी भी बसें चलेंगी वो राज्य सरकार ही चलाएगी, प्राइवेट लोग बस नहीं चलाएंगे। यानी निजी लोगों को जन परिवहन से रोका गया था। अब हुआ क्या? जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ। इस संविधान में हम व्यवसाय करने का मूल अधिकार दिया गया था। इसमें आर्टिकल 19 में कोई भी व्यवसाय करने का मूल अधिकार दे दिया गया था इसमें। अब इसको ध्यान दीजिए,
कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार दे दिया गया और यहां पर जो है आम लोगों को निजी व्यवसाय करने से रोक दिया गया। इसी केस को लेके बीका जी जो है गए कोर्ट में। कोर्ट ने इस पे ग्रहण का सिद्धांत लागू किया और ये कहा कि संविधान लागू हुआ, इस कारण से इस पर रोक लग गई। अब कब तक के लिए? जब तक संसद ने राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार अपने पास नहीं ले लिया। सरकार को नहीं दे दी। कब तक के लिए? ध्यान दीजिए पूरे केस को। ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण किया गया 1947 में। 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ तो कोई भी व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता दे दी गई। अब अगर सरकार किसी को ट्रांसपोर्ट चलाने से, अपना निजी ट्रांसपोर्ट करने से रोकेगी तो उसके मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। इसी में ये ग्रहण का सिद्धांत लागू किया गया। जब तक जो है संविधान संशोधन नहीं हो गया, आज की कंडीशन ये है कि सरकार किसी भी वृत्ति, व्यवसाय और व्यापार को अपने लिए सुरक्षित कर सकती है और उसमें किसी भी व्यक्ति, प्राइवेट व्यक्ति को जो है काम करने से रोक सकती है, यानी किसी भी व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण कर सकती है। ये अधिकार 1950 में नहीं था। तो इसी चीज को लागू करने के लिए ग्रहण का सिद्धांत लागू किया गया कि ये कानून जो 1947 वाला है, ये तब तक नहीं लागू होगा जब तक ये संशोधन नहीं होगा। ये कानून जिंदा रहेगा लेकिन इसका प्रवर्तन रुक जाएगा। कुछ लोग इसमें गाड़ियां चलाना चाहें तो चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही सरकार ने राष्ट्रीयकरण का कानून बनाने का अधिकार संविधान संशोधन करके अपने पास ले लिया, वैसे ही 1947 का कानून पुनर्जीवित हो जाएगा। यानी ये कानून का प्रवर्तन केवल रोकता है उतने समय के लिए जब तक नई व्यवस्था न कर दी जाए। 47 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1950 में संविधान ने व्यवसाय करने की छूट दी थी, इसलिए इस कानून के प्रवर्तन पर रोक लग गई। ये कानून निरस्त नहीं हुआ तब तक के लिए जब तक कि संविधान ने जो है फिर से संशोधन करके सरकार ने किसी भी व्यवसाय के राष्ट्रीयकरण का अधिकार अपने पास सुरक्षित कर लिया और जो ट्रांसपोर्टेशन था उसको राष्ट्रीयकरण करने का अधिकार सरकार को मिल गया। इस कारण से ये जो है फिर से जीवित हो गया। यानी कुछ समय के लिए किसी कानून के प्रवर्तन को रोक देता है, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कैप्रिस। यानी कि सरकार को इस बात का मौका होता है कि वो चाहे तो फिर से संविधान में चेंज करके और पुराने कानून को दोबारा लागू कर सके। क्लियर है इतनी बात? अगली डॉक्ट्रिन पे चलते हैं। अगली डॉक्ट्रिन है विच्छेदनीयता का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। इसे पृथक्करण के सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है और यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान के अनुच्छेद 13(1) के अनुसार यदि भारत में लागू कोई कानून मौलिक अधिकारों के प्रावधानों के साथ असंगत है तो वे उस असंगतता की सीमा तक शून्य हो जाएंगे। संपूर्ण कानून या अधिनियम को अमान्य नहीं माना जाएगा, बल्कि केवल उन प्रावधानों को अमान्य माना जाएगा जो मौलिक अधिकारों के अनुरूप नहीं है। यदि वैध और अमान्य भाग एक दूसरे में इतना घुल मिल गए हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता तो पूरा का पूरा कानून या अधिनियम ही अवैध माना जाएगा। AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि संविधान के साथ असंगतता के मामले में केवल अधिनियम का विवादित प्रावधान शून्य होगा, न कि पूरा अधिनियम, और जितना संभव हो अधिनियम को उतना बचाने का हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। यानी कि इस मुद्दे पर बात हो रही है कि कितना हिस्सा अमान्य होगा। तो डॉक्ट्रिन यानी विच्छेदनीयता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी ये कहता है कि कानून का जो हिस्सा, जैसे मान लीजिए कि ये हम कानून है कोई, इसमें
बहुत सारे प्रावधान हैं। इसमें से जो रेड वाला हिस्सा है, ये इतना हिस्सा केवल मूल अधिकारों से असंगत है। केवल इतना हिस्सा मूल अधिकारों से असंगत है, तो केवल इतना भाग ही शून्य होगा। जो कानून का ये बाकी हिस्सा है, कानून का बाकी हिस्सा लागू रहेगा। क्लियर हो रहा है? साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि अगर कोई ऐसा कानून है जिसमें वैध हिस्सा और अवैध हिस्सा दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में पूरा कानून ही कैंसिल कर दिया जाएगा। क्लियर हो रही है बात? यानी कि अगर कानून के वैध और अवैध हिस्सों को, जो मूल अधिकारों के साथ विरोध में है, उनको कम कर रहा है, और जो मूल अधिकारों के साथ संगत है, जिसका मूल अधिकारों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनको अलग अलग किया जा सकता है, तो केवल जो है मूल अधिकारों के विरोध वाले हिस्से को कैंसिल किया जाएगा, बाकी हिस्सा लागू रहेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि कोई भी कानून विधायिका ने बनाया है, उस का लागू रखने की हर संभव कोशिश की जानी चाहिए। उसका छोटा से छोटा हिस्सा अगर कैंसिल कर देने से काम चल जाता है, तो बाकी कानून को प्रवर्तित किया जाना चाहिए, उनको लागू किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। यानी कि जितना भाग का मूल अधिकारों के उल्लंघन में है, जितना विरुद्ध है, केवल वही कैंसिल होगा, पूरा कानून कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सिद्धांत जो है अधित्याग का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर। कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को स्वेच्छा से त्याग नहीं सकता। मूल अधिकार केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, वरन लोक नीति के आधार पर जनसाधारण के हित के लिए संविधान में समाविष्ट किए गए हैं। अतः अधित्याग का सिद्धांत उन अधिकारों पर लागू नहीं होता। एक नागरिक राज्य से यह नहीं कह सकता कि राज्य उसके प्रति भेदभाव का बर्ताव कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 14 इस बात को वर्जित करता है। कहने का मतलब है कि अगर आज के समय में किसी असमानता से भरे हुए समाज में हम रह रहे हैं, और वहां पर अगर ये छूट दे दी जाए कि हम अपने मूल अधिकारों का मतलब त्याग भी कर सकते हैं, तो इसका दूसरा परिणाम भी हो सकता है। इसका दूसरा परिणाम ये हो सकता है कि जो बहुत ताकतवर लोग हैं, वो किसी गरीब आदमी का शोषण करें और उससे ही ये कहवा दें कि उसको तो अनुच्छेद 14 की जरूरत ही नहीं है, हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ अस्पृश्यता का व्यवहार हो। तो ऐसी स्थिति में हम वो वाला सिद्धांत नहीं लागू कर सकते हैं जो अमेरिका जैसे एक समान व्यवस्था वाले जो है देशों में लागू होता है। हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसी कानून को अपने साथ लागू कर सकते हैं जो कानून हम अपने समाज के हिसाब से बेहतर समझते हैं। तो मूल अधिकारों का त्याग किसी भी हालत में कोई भी भारतीय नागरिक नहीं कर सकता है। जो मूल अधिकार दिए गए केवल व्यक्तिगत हित के लिए नहीं दिए गए हैं, वरन पूरे समाज के हित के लिए दिए गए। इसलिए भारत में अधित्याग का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर लागू होता है। हमको जो मूल अधिकार मिले हैं संविधान से, उनका हम परित्याग नहीं कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे समता का अधिकार या राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, उसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक यू।